हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केस चेजर। आई एम अभिषेक श्रीवास्तव। तो आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। और अगर अभी आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए लैंगिक जनन का जो अगला टॉपिक है पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी चीज़ों के बारे में बात किया, अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन तो होता है। अब देखिए, जैसे कोई भी फंक्शन होता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसके पहले कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। आखिर में अगर कोई बर्थडे पार्टी है, जैसे अगर मैं एक बर्थडे पार्टी को ही रेफरेंस मान के चलता हूं, तो क्या होता है, बर्थडे पार्टी को करने से पहले उसकी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। डेकोरेशन करना होता है, इनविटेशन देना होता है, ठीक है, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो उसमें पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं जो होती हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले की जो घटनाएं होती हैं वो भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अगर ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी तो फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व निषेचन की प्रक्रियाओं में। तो देखिए, पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। यानी कि पहली घटना जो होती है उसमें युग्मक निर्माण होती है और दूसरी युग्मक का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो घटनाएं होती हैं ये मिलकर, इनको मिला के हम कहते हैं पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं। क्योंकि युग्मक स्थानांतरण के बाद जो होती है असल में वहीं से हमारी फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट होती है। तो इसको, तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो पहले की घटनाएं हैं, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं। ठीक है, और उसके जो बाद की घटनाएं हैं उसे कह सकते हैं पश्च निषेचन की प्रक्रियाएं। क्या कह सकते हैं, पश्च निषेचन की प्रक्रियाएं कह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट कह सकते हैं। तो आज हम बेसिकली पढ़ रहे हैं पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं। तो एक बार हम क्या करते हैं कि पूर्व निषेचन की प्रक्रियाओं की परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको याद करने में, आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए हम पूर्व निषेचन की प्रक्रियाओं की डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं यानी कि पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं। ठीक है, अब इन प्रक्रियाओं में क्या क्या शामिल है, पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, निषेचन से पूर्व या पहले होने वाली सभी प्रक्रियाओं को पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप जिस मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप उसको, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि पूर्व निषेचन की प्रक्रिया आखिर में होती क्या है। आप अपने दिमाग से नहीं, दिल से समझिए कि ये होता क्या है। ठीक है, क्योंकि दिमाग में कभी कभी स्टोर नहीं हो पाता है, ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि निषेचन की क्या होता है, पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं। तो निषेचन से पूर्व या पहले होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है, पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। वो कितने तरह की होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। हम इसको
ऐसा नहीं कह सकते कि दो तरह की होती हैं, लेकिन ये जो दो प्रक्रियाएं होती हैं वो मिलकर के पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये निषेचन के पहले होती हैं, इसलिए हम इनको पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं में शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आया आपका युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण आपका शामिल हो जाता है इसमें। ठीक है, और फिर युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, ये दो प्रक्रियाएं शामिल होकर मिलकर बनाती हैं आपकी पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है युग्मक निर्माण। क्या है? युग्मक निर्माण। अब युग्मक निर्माण आप अभी सुन रहे हैं, युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, पर आपको शायद पता ना हो कि युग्मक होता क्या है। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ युग्मक के बारे में सारी डिटेल जानकारी। वैसे आप ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, उसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन होगा, पर्ट्यूरेशन होगा, गैस्ट्रेशन होगा, सारी प्रक्रियाएं आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मानव जनन, पुष्पों में जनन, पादपों में जनन, सारी प्रक्रियाएं उन सब चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, आज युग्मक निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण क्या होता है? ठीक है, तो उससे पहले हमने आपसे कहा कि युग्मक के बारे में जान लेते हैं। तो युग्मक क्या होता है? देखिए, एक होता है मेल गैमीट, एक होता है फीमेल गैमीट। इसको हम कहते हैं, युग्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैमीट, गैमीट। और निर्माण को फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं हम गैमीट। ठीक है, तो दो तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में दो तरह के गैमीट शामिल होते हैं। एक होते हैं नर युग्मक और एक होते हैं मादा युग्मक। एक होते हैं नर युग्मक, एक होते हैं मादा युग्मक। एक होते हैं मेल गैमीट, दूसरे होते हैं फीमेल गैमीट। ठीक है, एक होते हैं नर युग्मक और एक होते हैं मादा युग्मक। बेसिकली क्या होते हैं? ये जनन की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? जनन की कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि जनन की कोशिकाएं कैसे होती हैं? अब जैसे इसमें नर युग्मक बना, ठीक है, बेसिकली जो होता है वो नर युग्मक जो हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में युग्मक रहते हैं, जो हमारी बॉडी में सेल्स रहती हैं, वो 2n रहती हैं। ठीक है, 2n रहती हैं। अब ये जब इसको डिवाइड करना है, जनन के लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है, तो इसमें माइटोसिस के बजाय मियोसिस होता है, क्योंकि ज्यादातर प्लांट बॉडीज में, प्लांट बॉडीज हो, एनिमल बॉडी हो, ज्यादातर में क्या होती हैं? हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? डिप्लॉइड सेल्स। अब आप डिप्लॉइड का मतलब नहीं जानते। डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जब 2n नंबर ऑफ सेल्स रहेंगी तो उनको हम डिप्लॉइड सेल्स कहेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब n का मतलब यही होता है कि 23, हम n की जगह 23 रख सकते हैं और 2। अब इसका तो टोटल जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 46 ही आएगा ना, तो यही होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 2n नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, 2n नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। अब देखिए, अगर तो इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में, और नहीं आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर क्लास के सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो बेसिकली जो जनन की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। अब मान लीजिए अगर इसमें मियोसिस ना हो, अगर माइटोसिस हो जाए, तो माइटोसिस में आपको पता होगा, समसूत्री विभाजन में आपको पता होगा कि जो सेल्स होती हैं वो एज इट इज सेम रह जाती हैं। 2n का 2n ही रह जाता है, 2n का 2n ही रह जाता है। अब आप सोचिए, अगर 2n का 2n ही रह गया और इसमें अगर हमने ये नर युग्मक हो गया या मादा युग्मक हो गया और हमने इसका फर्टिलाइजेशन करा दिया, तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4n तो हो जाएगा। और 4n हो जाएगा, यानी कि जो पेरेंट बॉडी थी उसमें 2n था, जो क्या नाम है प्रोजेनी बॉडी है, संतान है, उसमें 4n आ गया। अब अगर इसमें भी हम माइटोसिस कराएंगे तो ये 4n और ये 4n होके ये हो जाएगा 8n, ये तो 8n हो जाएगा।
तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में जो सेल्स रहेंगी 2n, उसका पहले का आधा रह जाता है, यानी कि nn रह जाता है। अब nn रह जाएगा, अब ये नर युग्मक हो गया, ये मादा युग्मक हो गया, ठीक है। अब अगर ये फर्टिलाइजेशन करेगा तो यहाँ पर 2n हो जाएगा, फिर से इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, फिर से nn रहेगा, और फिर से फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर से 2n हो जाएगा। तो ये जो चक्र होता है यह चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए जनन की कोशिकाओं में क्या होता है, जनन की कोशिकाओं में होता है मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो आप हेप्लॉइड के बारे में समझ गए, डिप्लॉइड के बारे में समझ गए। मैं आपको एक बार हेप्लॉइड के बारे में और बता देता हूं, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। तो हेप्लॉइड क्या होता है, चलिए मैं लिख देता हूं, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो देखिए हेप्लॉइड में क्या होता है कि जो जनन की कोशिकाएं होती हैं, युग्मक होते हैं, वो n होता है, n आधा रहता है, और डिप्लॉइड में 2n रहता है, ठीक है। तो जितने भी पेरेंट्स होते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ, अगर मैं एल्गी फंजाई की बात करता हूं, एल्गी फंजाई की बात करता हूं, तो उसमें आपको हेप्लॉइड मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको जो जनक रहेंगे वो हेप्लॉइड मिलेंगे। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिप्लॉइड प्लांट्स मिलेंगे, ना कि हेप्लॉइड प्लांट, ठीक है, ठीक। बट ज्यादातर एनिमल्स में क्या होता है, डिप्लॉइड ही होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स डिप्लॉइड होते हैं ज्यादातर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। बट अगर हम हेप्लॉइड प्लांट्स में बात करें तो क्या नाम है, फंजाई और एल्गी, उसमें आपको हेप्लॉइड देखने को मिलते हैं प्लांट बॉडी। और अगर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इन सब प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, हायर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, तो आपको डिप्लॉइड प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको हेप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में एकदम कंफर्म क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है। तो युग्मक निर्माण के बारे में हम युग्मक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो युग्मक क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए गैमेट्स के बारे में चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देखिए युग्मक निर्माण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब युग्मक जो होते हैं वो हम जान गए कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नर युग्मक, एक होते हैं मादा युग्मक। अब जिन जीवों में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, यानी कि अगर इसका शेप, नर युग्मक का शेप ये है और मादा युग्मक का भी शेप यही है, तो दोनों की शेप, अगर वैसे मेरा थोड़ा डिफरेंट बन गया है, लेकिन अगर दोनों के शेप एक जैसे ही रहते हैं तो उनको हम कहते हैं आइसोगैमीट्स। क्या कहते हैं, आइसोगैमीट्स कहते हैं। तो उनको हम आइसोगैमीट्स कहते हैं, ठीक है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक, तो ये किन जीवों में होता है, ये एल्गी में देखने को मिलता है। किन में देखने को मिलता है, एल्गी में देखने को मिलता है। तो एल्गी में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं आइसोगैमीट्स। और जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों डिफरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं हेट्रोगैमीट्स। क्या कहते हैं, हेट्रोगैमीट्स। यह है आपकी मादा युग्मक और ये है नर युग्मक, ठीक है। और ये युग्मक किन जीव के हैं, ये ह्यूमंस के हैं, ठीक है। ह्यूमंस के ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग दिखाई देते हों, हेट्रोगैमेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेट्रोगैमेट्स कहलाते हैं। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। अब आप होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यही मैं लिख देता हूं, बैठाता नहीं हूं। देखिए क्या होता है, प्लांट बॉडी में क्या कहते हैं, मेल गैमीट को प्लांट बॉडी में क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड कहते हैं, एंथ्रोजॉइड, ठीक है। मैं सही से लिख देता हूं, एंथ्रोजॉइड कहते हैं, ठीक है। और इसमें
और यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं एग। मादा युग्मक को ये प्लांट बॉडी में कहते हैं, प्लांट बॉडी में नर युग्मक को एंथ्रोजॉइड, मादा युग्मक को एग कहते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में क्या कहते हैं, एनिमल्स में कहते हैं स्पर्म, स्पर्म कहते हैं, और इसमें कहते हैं ओवम, ओवम, ठीक है। तो क्या कहते हैं, नर युग्मक को कहते हैं स्पर्म, मादा युग्मक को कहते हैं ओवम एनिमल्स में, ठीक है। तो आप नर युग्मक को और मादा युग्मक को प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या कहते हैं ये तो आप जान गए, ठीक है। एंथ्रोजॉइड और स्पर्म एनिमल्स में कहते हैं और मादा युग्मक में एग और ओवम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि मोनोसियस डायोसियस क्या होते हैं, ठीक है। मोनोसियस क्या होते हैं और डायोसियस क्या होते हैं। तो बात करते हैं मोनोसियस और डायोसियस की। तो मोनोसियस में क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही प्लांट बॉडी पर होते हैं, एक ही प्लांट बॉडी पर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं तो उसे कहते हैं हेट्रो, ठीक है। क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोसियस। मैंने हेट्रो का नाम लिया, हेट्रोगैमेट और हेट्रोथैलिक और हेट्रोथैलिक और मोनोथैलिक, ठीक है, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। तो उसके बारे में हम आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो मोनोसियस, डायोसियस, हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक सबके बारे में बात करेंगे, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर के दरमियान। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।